Hey guys, welcome to Prelims Viewer. We have started the series of M लक्ष्मीकांत, जिसमें से हमने अब तक 2 चैप्टर्स कवर किए हैं. पिछला जो लेक्चर था वो था हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा बनाया गया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया था और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए थे. लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट्स है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. अब इट शुड बी नोटेड दैट that a number of original features of the constitution as adopted on 1949 have undergone substantial change. वो क्यों चेंज हो गए थे? क्योंकि अमेंडमेंट्स हुई थी. फॉर एग्जांपल 7th जो अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है. तो इन मेजर अमेंडमेंट एक्ट्स से कुछ जो फीचर्स है वो ऐड भी हो गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ऑफ 1976, इससे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इससे 3 वर्ड्स जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए थे, जो कि थे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. ये जो 3 वर्ड्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुके थे बिकॉज ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. एंड ड्यू टू द इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट in various parts of the constitution, it is also known as mini constitution of India. Then जो केशवानंद भारती केस था of 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of the parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. जो 1973 का केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस कर सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो, लेकिन आप पूरी की पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते. उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको एज इट इज रखना होगा. देन सो साइलेंट फीचर्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है कि लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप देखें तो वो एक बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है. वर्ल्ड में 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो होता है रिटन और एक होता है अनरिटन. रिटन जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटन का एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा भी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है. Okay, lengthiest of the all written constitutions of the world. It is very comprehensive, elaborate and detailed document है. अब इसके कुछ रीजन भी हैं. ओरिजिनली जब 1949 में द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. लेकिन प्रेजेंटली 2024 में अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स हो गए 395 से, और जहां पर 22 पार्ट्स थे वहां पर 25 पार्ट्स हो चुके हैं एंड 8 शेड्यूल्स की जगह पर 12 शेड्यूल्स हो गए. अब ये 12 शेड्यूल्स जो है वो कौन कौन से ऐड हो चुके थे, तो देखिए जो 9th शेड्यूल था वो आप सभी को पता होगा कि 9th शेड्यूल जो है वो तुरंत बाद, मतलब रिपब्लिक जब हम बन गए थे 1947, उसके बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसमें लैंड रिफॉर्म्स हुए थे. तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी जो सिस्टम थी उसको एबोलिश करने के लिए एक एक्ट लाया था पार्लियामेंट के द्वारा. उसे कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जिसमें टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी. लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 में, उसमें कहा गया था कि जो भी ये 31B में जो भी एक्ट्स बनेंगे उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आप लॉज बनाओगे आफ्टर अप्रैल 24, 1973,
वो ओपन रहेंगे जुडिशियल रिव्यू के लिए। ओके, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई देगा। सो 9th जो स्केड्यूल था वो था एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स के लिए। देन 10th स्केड्यूल जो है वो किस लिए बनाया था, तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है 10th स्केड्यूल को। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों, क्योंकि जो मेंबर्स है इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं आफ्टर मतलब जब वो जीत जाते हैं तो इसको इसकी रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया था। इसलिए इसको कहा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये जो है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 1985, इसके तहत लाया गया था, इसीलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है। तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है एंड इसको लाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत। जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत के रिगार्डिंग है। पंचायत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आर्टिकल 243 जी में दी गई है, जिसमें 29 मैटर्स है, उसके रिगार्डिंग 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत लाया गया था। और वही जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपालिटीज के लिए है, जो कि 243 डब्ल्यू जो आर्टिकल है म्यूनिसिपालिटीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बयां करता है। और इसमें 18 मैटर्स है जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत लाया गया था। सो ये थे हमारे 12 जो स्केड्यूल्स, मतलब जो 4 स्केड्यूल्स ऐड हो गए थे वो है। देन द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि खाली आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, कुछ आर्टिकल्स जो अनइम्पोर्टेंट थे उनको डिलीट भी किया गया। तो 20 आर्टिकल्स जो है उनको डिलीट किया गया है। एक जो पार्ट था पार्ट 7 उसको भी डिलीट किया गया है। एंड अबाउट 95 आर्टिकल्स 4 पार्ट्स जस्ट लाइक 4A, 9A, 9B या फिर 14A एंड 4 स्केड्यूल्स जैसे कि अभी हमने देखा 9, 10, 11 एंड 12, ये जो है ये ऐड किए गए हैं। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। बाकी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में उसमें कहीं भी आपको इतने सारे आर्टिकल्स एंड इतने सारे स्केड्यूल्स नहीं मिलेंगे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये बल्कि होने के पीछे कारण क्या है, तो मेन 4 फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इतना बड़ा एलिफेंटाइन साइज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके लिए। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है कि देखिए हमारा जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, मतलब जियोग्राफिकल जो रीच है, वास्टनेस है ऑफ द कंट्री, वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। इससे तो सभी वाकिफ है कि जो हमारा एरिया है, लैंड एरिया है हमारी कंट्री का, वो बहुत ही ज्यादा है। और वास्टनेस होने की वजह से ना ही सिर्फ जियोग्राफिकल बट डाइवर्सिटी भी है हमारे इसमें, राइट। सिर्फ वास्ट ही नहीं कंट्री, तो डाइवर्स भी है। दैट्स वाई डाइवर्सिटी एंड जियोग्राफिकल वास्टनेस की वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी बन गया है। देन कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर आपको सीधा सीधा इन्फ्लुएंस दिखता है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, क्योंकि वो खुद एक बल्कि एक्ट था, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बल्कि बन गया है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए अगर सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो लॉज है वो भी ज्यादा होंगे, राइट। दैट्स वाई सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये बल्कि बना है। देन लास्ट जो फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, वो क्या है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो मोस्टली वकील थे, राइट। सो लीगल ल्यूमिनरीज होने की वजह से, लीगल बैकग्राउंड से होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि बना है। सो दीज वर द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल रिच, ज्योग्राफिकल वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। सेकंड है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जिसमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो खुद एक बल्कि एक्ट था। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि बन गया। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर एंड स्टेट के लिए। एंड फोर्थ वन इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स है हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो खुद लॉ बैकग्राउंड से होने के कारण जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि बन गया है।
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन contains not only fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions. सिर्फ फंडामेंटल प्रोविजंस तो नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब सेकंड जो हमारा फीचर है, साइलेंट फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अगर आपने थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और उसने बहुत सारे जो अच्छे फीचर्स है अदर कंट्रीज के, उनको भी हमने बोरो किया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो दोनों का इन्फ्लुएंस है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी, और अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर है। उन सभी चीज़ों से हमने जो भी अच्छे पॉइंट्स है उनको बोरो किया है, मतलब जो बेस्ट सूटेड है हमारे कंट्री के लिए, उनको हमने बोरो किया है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. सभी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ने के बाद, पूरा खंगालने के बाद, हमने क्या किया है कि वहां से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ताकि कोई अच्छी चीजें ना छूटे और जो हमें बेस्ट सूटेड है वही हम ले पाए। Then the structural part of the constitution is to a large extent derived from Government of India Act 1935. जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने डिराइव किया है। द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसको स्टेट्स को फॉलो करना होता है। तो ये जो फिलोसॉफिकल पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने कहाँ से लिए? तो दे आर derive their inspiration from अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स। एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वो हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो पॉलिटिकल पार्ट जो है, पॉलिटिकल पार्ट्स में क्या आता है? जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कैबिनेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो हमने लार्जली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि ब्रिटिश भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से लिए? कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से, जिसको नाउ रशिया बोलते हैं, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ओके, सो इन सारी कंट्रीज से हमने कुछ कुछ पार्ट्स लिए हैं। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। The federal scheme, judiciary, governors, emergency powers, the public service commission and most of the administrative details are drawn from this act. मतलब ये जो 1935 का एक्ट था उसमें से हमने फेडरल स्कीम लिया है, जुडिशरी लिया है, गवर्नर्स लिया है, इमरजेंसी पावर जो होते हैं वो लिया है, देन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने इसी एक्ट से लिए 1935 के। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधा हिस्सा है वो 1935 के एक्ट से ही आता है। देन थर्ड जो साइलेंट फीचर है वो है कि ब्लेंड है ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। पूरे की पूरी तरह रिजिड भी नहीं है एंड पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल भी नहीं। मतलब आप अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो तो अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान ही चेंज हो जाए। जैसे अगर पाकिस्तान का आपने देखा होगा तो अब तक उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार अपना खुद का संविधान बदल दिया है। सो इतना भी फ्लेक्सिबल हमारा संविधान नहीं है और इतना भी रिजिड नहीं है अमेरिकन संविधान की तरह कि आप उसमें बदलाव ही नहीं कर सकते हो। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा लेंदी भी नहीं रखना चाहेंगे इस लेक्चर को। तो जितना कवर हो सकता है 20-30 मिनट में उतना हम आज कवर करेंगे, और जितना बच जाता है पार्ट तो सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। ओके, सो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में
आपको अब पता चल गया होगा कि हमारा जो संविधान है वो मॉडरेट है, इन बिटवीन है, मतलब रिजिड भी नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है. The constitution are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. अगर उनको अमेंडमेंट भी करना है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होती है, जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है कि वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड. फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम लॉज बनाते हैं तो उस तरह वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है. सो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नेदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. दोनों का सिंथेसिस है. आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड करता है दो टाइप के अमेंडमेंट्स के लिए. सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके लिए कुछ स्पेशल मेजोरिटी लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स present and voting means of each house present and voting and a majority of total membership of each house. मतलब जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी लगती है, प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. मतलब अगर एक हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 523 है या 525 तो उसका हाफ लगेगा. एंड जो प्रेजेंट है उनमें से भी 2/3 मेंबर ने उस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंडर वोट किया होना चाहिए. सो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कुछ केसेस में, और कुछ प्रोविजंस ऐसे कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड ऑफ द पार्लियामेंट एंड विथ रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. मतलब अगर कुछ स्टेट्स के पावर है जिनको सेंटर में डालना है तो उस केस में क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी लगेगी ही, लेकिन जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है उनका भी रेटिफिकेशन लगेगा कि ओके यू कैन amend those particular provisions. Okay, then at the same time some provisions of the constitution can be amended by simple majority of the parliament in the manner of the ordinary legislative process. और कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि जिसको सिंपल खुद पार्लियामेंट ही अपने हिसाब से लॉज बनाती है. नोटेबली दिस अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368. तो ऐसे अगर प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट में पास होते हैं तो उन अमेंडमेंट्स के लिए मतलब जो लॉज है वो अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे. देन फोर्थ जो फीचर है हमारा वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इट कंटेन्स ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन. अब फेडरेशन के क्या फीचर्स है? फेडरेशन में 2 गवर्नमेंट होता है, मतलब 2 गवर्नमेंट होती है. हमारे यहाँ पर भी है सेंटर और स्टेट. डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, तो डेफिनेटली डिवीजन ऑफ पावर्स भी है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. फेडरेशन में कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए. ओके, सुप्रीमेसी भी है. रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने अभी देखा कि ब्लेंड है दोनों का, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म होना चाहिए. अब ये सारे जो फीचर्स है वो आपको कहाँ पर दिखते हैं? तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये फीचर्स दिखेंगे आपको. तो ये जो फीचर्स है इसमें आपको डिवीजन ऑफ पावर्स, एक 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स 2 गवर्नमेंट्स होंगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तो ये सारे जो फीचर्स है वो जो रिजेंबल करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेजेंट है. However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary or non-federal features. Unitary कैसा है? तो जो जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए. तो हाँ, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एक स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट होते हैं हमारे. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट, तो हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. सिंगल सिटीजनशिप भी होनी चाहिए. देखिए इंडियन सिटीजनशिप आपको अगर मिली है तो आप अदर कंट्रीज में जाने के बाद अगर वहाँ की सिटीजनशिप लेते हो तो आप इंडियन सिटीजनशिप खोज देते हो. तो कुछ कंट्रीज ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में आपकी खुद की स्टेट की भी एक सिटीजनशिप होती है और अमेरिकन एक सिटीजनशिप होती है. लेकिन इंडिया में आप इंडियन ही हो, मतलब आपके पास सिंगल सिटीजनशिप होती है. देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखा हमने कि फ्लेक्सिबल भी है, आप अमेंड भी कर सकते हो.
इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी चाहिए, तो हाँ है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो हमारे भी गवर्नर जो है वो सेंटर ही अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, तो या ऑल इंडिया सर्विसेज भी है जिसकी हम तैयारी करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस होने चाहिए एंड सो ऑन, तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे यहाँ पर होते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस एक साइलेंट फीचर है हमारा। तो हमने कुछ प्रोविजंस जो है फेडरल सिस्टम के लिए, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए जो कि यूनिटरी बायस दिखाते हैं। द टर्म फेडरेशन हैज नाउ nowhere been used in the constitution। आपको फेडरेशन जो टर्म है वो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 में ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब किया है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल जो फर्स्ट है हमारा उसी में लिखा गया है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीजें बताता है कि एक तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स एक इकट्ठा आकर फिर एक पूरा कंट्री बनाया, ऐसा तो नहीं है जैसे यूएसए में हुआ है। स्टेट्स ने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट बनाया है। ओके, एंड सेकंड क्या है कि सेकंड, नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन, मतलब किसी भी स्टेट के पास यह अधिकार नहीं है कि आप इंडिया को छोड़कर चले जाओ। ओके, आप सिसीड नहीं कर सकते हो। सो दिस वर द टू things which this union of state describes. Hence, the Indian constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit। फॉर्म में मतलब लगता तो फेडरल है लेकिन स्पिरिट में वो यूनिटरी है। ओके, या फिर क्वासी फेडरल कहा गया था केसी वेयर द्वारा। देन बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स द्वारा कहा गया था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनुले। अब देखिए ये जो चीजें है ना कि किसने क्या कहा था, ये प्रीलिम्स में एज इट इज पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वासी फेडरल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कहा है, तो केसी वेयर ने कहा है। मॉरिस जोन्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, तो मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये ग्रैनुले ने कहा था, ग्रैनुले ऑस्टिन ने कहा था। फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, मतलब ऐसा फेडरेशन जिसकी टेंडेंसी सेंट्रलाइजेशन की है। तो इस ये कहा गया था, ये जो स्टेटमेंट है वो है आइवर जेनिंग्स का। देखिए आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि फेडरेशन तो है लेकिन इसकी टेंडेंसी जो है वो सेंट्रलाइजेशन की है, क्योंकि जब इमरजेंसी प्रोविजंस लग जाते हैं ना तो हमारा फिर फेडरेशन नहीं रहता है, वो एक यूनिटरी बायस हो जाता है, पूरा का पूरा जो पावर है वो सेंटर के पास चला जाता है। तो दैट्स व्हाई आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। सो फिफ्थ फीचर जो है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसमें ये फीचर होता है, तो ये फीचर हमने वहां से बोरो किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों किया होगा, देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पर थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया अप टू 1947, और उसके अंतर्गत जब भी मिनिस्ट्रीज बनी है तो हमारे भी यहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने भी उन मिनिस्ट्रीज में काम किया था, वो फैमिलियर हो गए थे उस सिस्टम के साथ। दैट्स वाई हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ फैमिलियर नहीं थे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पर बेस्ड होती है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। मतलब जैसे देखिए जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन हो गए, मिनिस्टर्स वगैरह, और एग्जीक्यूटिव का पार्ट्स कौन हो गए, सिविल सर्वेंट्स वगैरह। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहां पर
सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है दोनों ऑर्गन्स में, मतलब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के पावर जो है वो सेपरेट होते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वेस्ट से ऑप्ट की गई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है एंड कैबिनेट गवर्नमेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारी सिर्फ सेंटर में तो नहीं है, हमारी स्टेट में भी सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट में भी पोर्टफोलियोज अलॉट किए जाते हैं, स्टेट में भी लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। सो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने सेंटर पर भी और स्टेट में भी लागू की है। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, अब कुछ जो फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, जैसे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए हमारे जो पीएम होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ओके, सो ये भी एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर होता है। देन मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो पार्टी रूल करेगी। सो ये एक फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, सभी जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उन सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर के प्रति। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स की। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है एंड स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। देन डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। देखिए कभी आपने सुना है कि राज्यसभा डिसॉल्व होती है? नहीं, जो डिसोल्यूशन होता है ना वो हमेशा लोकसभा का होता है या फिर लोअर असेंबली का होता है, लोअर हाउस का होता है। सो ये जो फीचर्स हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं और वो आपको विद इन इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नजर आते हैं। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अब कुछ डिफरेंस भी है हमारे और ब्रिटिश पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन पार्लियामेंट है इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब खुद के खुद फैसले नहीं कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट पूरी की पूरी तरह, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज भी कर सकती है, इतना उनका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड, ठीक है, रिपब्लिक होता है, वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी हेड। अब आपने सुना होगा कि वहां पर क्वीन होती है या फिर किंग होते हैं, तो क्वीन जो होती है वो वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अगर आप देखते हो तो हमारा जो हेड होता है पीएम होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, या फिर अगर हमारे राष्ट्रपति भी होते तो उसके लिए भी चुनाव होते। सो जो हमारे हेड होते ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड होते। बाय द वे हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट होता है, ना कि पीएम। ओके, और वही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर in India or Britain, the role of Prime Minister has become so significant and crucial that the political scientists like to call it a prime ministerial government. देखिए अब आप सभी को पता है कि जैसे फिलहाल भी अगर हमारा जो भी फेस होता है पूरे चुनाव के दरमियान वो पीएम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीएम मोदी है, तो बीजेपी का पूरा जो भी सिनारियो है वो किसके अराउंड मूव करता है, प्राइम मिनिस्टर के अराउंड। सो इसी वजह से कुछ कुछ लोग इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही पूरी की पूरी मूव की जाती है ये गवर्नमेंट, उनका ही फैसला अंतिम होता है, ऐसा लगता है। लेकिन बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है प्रावधान, लेकिन मोर और द लेस जो थिंकर्स है उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है जो कि पूरी की पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर रूल करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे, जो सेकेंड पार्ट है वो कल आएगा। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज नो इश्यूज। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस भी देने तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी तरह अगर ये सेशन हिंदी में हो रहा है एंड सम स्टूडेंट्स वांट इट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, देन आल्सो दे कैन कमेंट बिलो।
ट्राई करूँगा कि पूरे के पूरे कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।